सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर और नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत बरकरार है। गुज़िश्ता 7 रोज़ से बल्कि इससे भी शायद ज़ायद रोज़ से ये किल्लत चली आ रही है। जब से माह जून का आगाज़ हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपये की कमी की गई, उसके बाद से ही आवाम की इस मुश्किल में मज़ीद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने इस पूरी सूरत हाल का नोटिस भी लिया और बड़ी सख्ती से हिदायत की गई काबीना के अरकान को कि इस किल्लत को फौरी तौर पर ख़त्म कराया जाए, मुतल्लिका इदारों को जगाया जाए। वुज़रा के बयानात भी उसमें सामने आए और अज़म यही जाहिर किया गया कि इस किल्लत को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाएगा। और फिर ओगरा भी कुछ हरकत में आता दिखाई दिया। ओगरा की जानिब से 22 टीमें तश्कील दी गई जो कि अब इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगी और इस किल्लत को ख़त्म करवाने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम करवाए जाएंगे। ओगरा की जानिब से यह भी कहा गया कि अब ये टीमें मुल्क भर में पेट्रोल ज़ख़ीरा करने वाले डिपोज़ का खुद जायज़ा लेंगी और जहाँ भी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पाई गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोशिश करेंगे कि तर्जुमान ओगरा इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हों और उनका मौक़िफ़ भी इस सिलसिले में सामने आ सके कि अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, आगे क्या होने जा रहा है और सूरत हाल किस तरह से बेहतर हो सकती है। लेकिन एक और सूरत हाल भी सामने आई कि जब अप्रैल में तेल की दरामद रोक दी गई, सिलसिले में वजारत पेट्रोलियम का एक ख़त भी मंजर आम पर आ गया, तो सूरत हाल इससे ये बनती दिखाई दे रही है कि वज़ीर आज़म तो पुरअज़्म है कि आवाम तक सस्ता पेट्रोल पहुँचे, वाफिर पेट्रोल पहुँचे, लेकिन वजारत पेट्रोलियम कुछ और ही करती दिखाई दे रही है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। पीजे मीर साहब सीनियर साहबकार हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में इमरान गजनवी साहब जो तर्जुमान ओगरा हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा आपसे करते हैं। ये जो पहले ख़त की बात कर लेते हैं ज़रा। ये जो ख़त सामने आया इसमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वज़ीर आज़म कुछ और सोच रहे हैं और वजारत पेट्रोलियम कुछ और सोच रही है। जब ये दो सोचें होंगी तो सूरत हाल तो यही होनी है। इसी तरह से पेट्रोल की किल्लत होनी है। जब पेट्रोल सस्ता हो जाए तो मिलना नहीं है, महंगा हो जाए तो बड़ी आसानी से मिलता है आवाम को। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि या तो ये प्राइम मिनिस्टर को प्रॉपरली ब्रीफ नहीं करते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म जो सोचते हैं दैट इज़ द फाइनल अल्टीमेट आंसर। अब बात आती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम अगर कुछ और करता है तो आपने जो जैसे अभी आप कह रहे हैं तो फिर तो पूरी दुनिया के अंदर कन्फ्यूजन में। आई थिंक कॉल ख़त्म हो गई है। जी जी मीर साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? अपनी बात कीजिएगा। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा राब्ता बहाल करते हैं और फिर उनकी राय उन पर लेते हैं। इमरान गजनवी साहब तर्जुमान ओगरा हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, इस वक्त ज़ाहिर है ओगरा ही वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन भी करती है। अब आप ही बता दीजिएगा कि मौजूदा बहरान में ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? ओगरा क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ज़रा बताइएगा सर। देखें, इसके मल्टीपल एंगल्स हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस लो थी तो हमारे कुछ कंस्ट्रेंट से पेंडेमिक आया हुआ था तो थोड़ी सी सप्लाईज जो हैं वो कर्टेल करनी पड़ी। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो डिमांड एकदम से बढ़ी, प्राइसेस लो थी, एक बाइंग हुई और मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई क्योंकि सप्लाईज ऑन द वे थी तो एक पैनिक बाइंग हो गई और पैनिक बाइंग से एक क्रिएट किया गया या हो गया एक एनवायरनमेंट के पेट्रोल शॉर्ट है। मैं आज भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 9 से 10 दिन का पेट्रोल स्टॉक मौजूद है और यूजुअली 15 से 10 दिन का स्टॉक होता है। इसमें कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं हुई। कुछ कंपनीज का स्टॉक कार्गो उनके मिस हुए, उनका प्रॉब्लम था, उसके ऊपर हमने नोटिस लिया, उनको हमने शो कॉज इशू किया हुआ है। डेफिनेटली उनकी कार्रवाई चल रही है और अगले 2-4 दिनों में उसका रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। कीपिंग इन व्यू, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इज कि पैनिक बाइंग की वजह से पेट्रोल स्टॉक की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अब ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में प्राइसेस कम हैं, तो रिफाइनरीज को भी लॉस हो रहा है, ओएमसीज को भी लॉस हो रहा है। तो वो अपनी जगह शोर मचा रहे हैं कि ये प्राइसेस चेंज की जाएं, बट आई थिंक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेट्स नॉट गेट इनटू अंडर प्रेशर, प्राइसेस
चेंज होंगी तो अपने टाइम पे होंगी, या उनके कुछ जेन्युइन मसाइल हैं तो वो उसको गवर्नमेंट कंसिडर करने को तैयार है, बट हरगिज ये शॉर्टेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसीलिए ओगरा ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने भी तमाम चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है थ्रू DCOs वो पेट्रोल पंप्स की इंस्पेक्शन करें, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने अपनी एक टीम भी बनाई हुई है जो इस वक्त इंस्पेक्शन कर रही है, जिसमें ओगरा भी शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हेड कर रही है, उनके जो DG हैं पेट्रोलियम डिवीजन के, उसमें CIP शामिल है, उसमें FIA का रिप्रेजेंटेटिव शामिल है, और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हैं जो कि डेपोज पे जा रहे हैं और जाके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी होर्डिंग, प्राइस मैनिपुलेशन या रैशनिंग। चलें इमरान साहब, ये कार्रवाई देर से ही शुरू हुई, लेकिन चलें शुरू हुई तो अभी भी आप कह रहे हैं कि 2-4 रोज़ मजीद लगेंगे कि तयन करने में कि कौन जिम्मेदारान है, उनके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई आप सजेस्ट करेंगे, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, आप साथ ही रहिएगा। PJ मीर साहब, ये 10 दिन हो गए तकरीबन इस बहरान को, ओगरा भी जब जागी, जब वज़ीर आज़म ने ख़ुद इसका नोटिस लिया, उन तक ये खबरें पहुंची कि आवाम परेशान है, तो ये इदारे वज़ीर आज़म की हिदायत पर ही काम करेंगे, उससे पहले जो इनकी जिम्मेदारी है ये खुद से नहीं अदा करेंगे? देखिए, यहाँ एक कन्फ्यूजन है। अभी इन्होंने कहा कि ये पैनिक बाइंग हुई है, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब पैनिक बाइंग क्यों हुई है, हमने इस पर ज़रा गौर करना है। पैनिक बाइंग इसलिए हुई है कि लोगों को पता नहीं है लॉकडाउन कल होगा या परसों होगा या 15 दिन के बाद होगा या कंप्लीट होगा। तो जब इस तरह की सूरत होती है तो पैनिक बाइंग हर चीज़ की होती है, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम। सो मैं समझता हूँ कि वहाँ से जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ आप देख लेना, हम टेलीविज़न पे कहते हैं आज ही शायद कल ये लॉकडाउन हो जाएगा 2 हफ्ते के लिए, शायद कंप्लीट कर्फ्यू लग जाएगा। अब ये जो तासुरात इस तरह आते हैं, दे क्रिएट अ पैनिक एंड दे क्रिएट अ फेयर इन द माइंड ऑफ योर कंज्यूमर, और वो इकट्ठा करना शुरू कर देता। आटे का भी उसने करेगा, वो शुगर का भी करेगा, चीनी का, हर चीज़ का करेगा। तो पेट्रोल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कमोडिटीज़। लेकिन ये जो होर्डिंग की प्रॉब्लम फिर उसके बाद आती है। आई थिंक जिस तरह जो प्राइम मिनिस्टर अपने स्टेप्स ले रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू बी पुटिंग देम इन ऐसी जगह पे आप इनको बंद करो कि चाबी फेंक दो, वेदर इज़ अ पेट्रोलियम होल्डर और एनी अदर कमोडिटी होल्डर, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में होता है, लेकिन वहाँ लॉज जो है बड़े सख्त हैं और वो इम्प्लीमेंट होते हैं। बदकिस्मती से हम यहाँ नहीं कर रहे। हमें प्राइम मिनिस्टर को बड़ा सख्त इस पर एक स्टेप लेना चाहिए, जो आई एम श्योर ही विल डू इट। बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो स्कर्ज है, ये आज की स्कर्ज नहीं है, बहुत पुरानी आ रही है, चलती आ रही है, लेकिन हमने इस पर इस तरह एक एटीट्यूड रखा है अरबाब के मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ। ये आप इस तरह नहीं चल सकते हैं। वी हैव गॉट टू टेक स्टर्न एक्शन, नो मैटर अवाम आपके साथ कहेगी नहीं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, होल्डर्स कहेंगे हमारे साथ ये, नो, you have to be firm and that is the way forward. Otherwise फिर हम इसी चीज़ पे ट्रंडल ऑन करते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन हमारे सामने नहीं आएगा। सही, और ज़ाहिर जिम्मेदारों को तयन हो भी जाता है तो उनको सज़ा नहीं मिलती। इमरान गज़नवी साहब, अब एज ओगरा, एज रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप हुकूमत को क्या तजवीज़ करेंगे जब इन जिम्मेदारान का तयन हो जाएगा, क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए? फिर देखिए, इसमें ये एक आर्टिफिशियल बुरहान क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान में पेट्रोल के स्टॉक्स मौजूद थे, ऑयल कंपनीज ने कमिट किया कि वो मंगवाएंगी, और रिफाइनरीज ने कमिट किया वो प्रोड्यूस करेंगी। ये 2 तारीख की बात है। उसके बाद दोबारा एक मीटिंग हुई है जिसके ऊपर सबने कमिटमेंट्स की हैं। जहाँ जहाँ जो पॉकेट्स हैं, पेट्रोल पंप जहाँ ड्राई हैं, वो भी अब आप देखेंगे कि आज से सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई और बहुत बेहतर होना शुरू हुई, और अगले 24 घंटों में आई थिंक ये इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक इसका बुरहान के जिम्मेदारों का ताल्लुक है, तो वो फ्रैंकली स्पीकिंग ओगरा अपने एंड पे एवेल्यूएट कर रहा है, और हमने ऑलरेडी शो कॉज नोटिस इशू किए हुए हैं, और हमें जो भी हम देखेंगे कि जो इसका जिम्मेदार होगा उसको कानून। ठीक है, लेकिन इमरान साहब, ये कोविड-19 की वजह से जो दुनिया भर में तेलों की कीमतों की सूरत हाल रही है, एक वक्त में तो ये माइनस में भी चली गई थी, ज़ीरो हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में यही कहा जाता है, ऑपोजिशन जमातें भी कहती हैं, हमने भी ये देखा कि जिस हद तक कमी होनी चाहिए थी शायद उस हद तक कमी नहीं की गई। इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में कीमतें ऊपर जाना शुरू हुई हैं, तो अब इसका क्या, जब कैसे इस पूरी सूरत हाल को क्लैरिफाई करेंगे कि पाकिस्तान में समरात आवाम को उस हद तक क्यों नहीं मिल पाए जिस तरह पूरी दुनिया में मिले? जी, पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान में जो आज आप पेट्रोल की प्राइस 74 रुपीज़ ले रहे हैं, वो कम है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो परचेजिंग हो रही है। यही तो मसला है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है।
जो अच्छा। इसीलिए जो रिफाइनरीज प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी लॉस पे प्रोड्यूस कर रही हैं, और जो OMCs हैं वो जो मंगवा रही हैं वो भी लॉस पे मंगवा रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में रेट्स कम है, इसीलिए ये क्राइसिस जन्म दिया है। सही। चले इमरान साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल भी आपकी तरफ लेके आता हूँ, लेकिन जरा मीर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले लूँ। पीजे मीर साहब, ये पाकिस्तान में इस वक्त कह रहे हैं कि इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, लेकिन जो बाइंग रेट होता है वो तो ज़ाहिर है हम 1 महीने और 45 दिन का उसमें एक गैप होता है, उस कीमत पर आप ख़रीद रहे होते हैं। तो ये इस वक्त वाकई पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, पूरी दुनिया में महंगा है? आपकी इस पर कोई राय? बिल्कुल सही है जी। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ वहाँ 25 सेंट गैलन US में मिलता था, ये तो उस रेट पे हम आगे हुए हैं। पर 75 to 74 रुपीज़ इज़ एब्सोल्युटली पीनट्स, टोटल पीनट्स। ये तो आपको, आप समझिए, आपको फ्री मिल रहा है पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर। और यही वजह है कि ये जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल एक आपके पास एक ये बुरहान आ गया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि लोग इसको, उनको पता है कि 74 रुपये का पेट्रोल इनको सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। अभी आप देखें मार्केट स्टेबलाइज होगी कोरोना के बाद, आप देखें प्राइसेस कहाँ जाएंगी। इस वक्त तो डिमांड दुनिया में नहीं है, तो वो डंप कर रहे हैं आपके पास, और यहाँ लॉस से आप ले रहे हैं, तो एंड यू मेकिंग एडवांटेज। अब प्रॉब्लम हमारी जो सबसे बड़ी है, जिसको हमने रेक्टिफाई करना है या इम्प्रोवाइज करना है, आपका स्टोरेज का है। वी डोंट हैव इनफ स्टोरेज। देखो 71 में जब वॉर हुई थी, कहा जा रहा था जी कि 16 दिन हमारे पास है एंड वी कैन सर्वाइव 16 to 17 डेज। आज हम बात कर रहे हैं 10 से 11, 10 से 15 दिन। ये क्यों है? हालांकि हैस्कॉल भी आ गया इसके अंदर, उसको एक नया लाइसेंस मिला है, तो आपके पास तो स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए। और इस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है कि आप अपनी स्टोरेज को बढ़ाओ। आप मत जाओ, आप 1 महीने के ऊपर जाओ, कम से कम 1 महीने के ऊपर, क्योंकि ये 1 महीना जो होता है बड़ा क्रूशल होता है। इसके अंदर अल्लाह ना करे को कैटास्ट्रोफी, अभी हिंदुस्तान आपके साथ क्या कर रहा है, कल आपके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी, आप इसके साथ रहोगे ये 10-15 दिन के साथ? आई डोंट थिंक सो। सो वी नीड टू बी इंक्रीजिंग आवर स्टोरेज, बिकॉज यू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी एनिमी राइट नेक्स्ट डोर, जो कि आज भी देखे लाइन ऑफ कंट्रोल में ये क्या कर रहे हैं। सो हमने इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। आपकी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो तो अपनी जगह पे है, आपकी मिलिटरीली जो आपकी कंजम्पशन है, वी हैव टू लुक एट दैट एज वेल। ठीक है, चलें इमरान ग़ज़नवी साहब, आखिर में बस ये फरमा दीजिएगा कि 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त हुकूमत कितना टैक्स ले रही है, चाहे वो किसी भी मद में हो, पेट्रोलियम लेवी हो या वो जनरल सेल्स टैक्स हो, कितना टैक्स इस वक्त आप लोग ले रहे हैं 1 लीटर पेट्रोल पर? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, ये इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो आप अपने रिसर्चर्स को कहें या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक कर लें। मेरा ख्याल है कि अराउंड 30-40% 17% सेल टैक्स है, और बाकी पेट्रोलियम लेवी है, वो आप वेरी करती है कि प्राइस कितनी है और पेट्रोलियम लेवी कितनी है। अब आप देखें, प्राइस इतनी कम है कि उसके ऊपर आप कितनी भी लेवी लगा लें, गवर्नमेंट को तो वैसे ही रेवेन्यूज में लॉस हो रहा है। तो आवाम को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आई थिंक गवर्नमेंट ने इतनी कम प्राइसेस रखी हुई हैं, तो इस पे तो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, चलें इमरान ग़ज़नवी साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने और गुफ्तगू की और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हमसे शेयर किया। ज़ाहिर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह से आवाम इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, और ज़ाहिर परेशानी सिर्फ पेट्रोलियम को लेकर नहीं बल्कि कोरोना की सूरत हाल को भी लेकर है, चूँकि रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस की तादाद में भी अब इजाफा होता जा रहा है, और ये केसेस अब बढ़ते हुए मजमूई तौर पर 1,16,000 से भी ज़ायद हो चुके हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हड़ताल कर दें तो फिर आवाम की जो मुश्किलात हैं वो दुगनी हो जाती हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से उनका एक इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास हुआ, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब वो कल से OPDs का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर डॉक्टर महबूब अली, चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूरी सूरत हाल जान लेते हैं। महबूब साहब, ज़ाहिर है आप लोग के जो मुतालबात हैं वो आप समझते हैं कि दुरुस्त होंगे, वो हैं क्या, किस हद तक वो पूरे हुए हैं, पूरे नहीं हुए? आगे अब आप लोग OPDs का मुकम्मल बाइकआउट करने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बनेगी? शुक्रिया, आप लोगों ने हमें याद किया। हमारा आज GHA का इजलास दोबारा NICH से कराची जिला अस्पताल में मुनक़द किया गया, इसमें हमने लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्ट्रेटजी अनाउंस की थी कि 3 दिन का सिंध गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया, उसके बाद 3 दिन हमने सिंध में टोकन स्ट्राइक का अनाउंस किया था, और कल से दोबारा सिंध भर में जुमेरात से लेके पीर तक सिंध के तमाम OPDs का हम बाइकआउट का ऐलान करते हैं, जिसमें हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, ICU, कोविड आइसोलेशन ड्यूटीज जो हमारे डॉक्टर्स सरंजाम देंगे, वो अपनी ड्यूटीज देंगे। सिर्फ OPDs का हम ऐलान करते हैं बाइकआउट का।
हमारी जो डिमांड थी, हमारी डिमांड ये है कि सिंध में तमाम हेल्थ वर्कर्स को जी। प्रॉपर पीपीज मुहैया की जाए। जो डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रॉपर किसकी बात कर रहे हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप हमें प्रॉपर किट नहीं देंगे, सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो हम आगे उनके फ्रंट लाइन में हम कैसे इलाज कर पाएंगे? अगर हम खुद इन्फेक्टेड होके पेशेंट को इन्फेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे पेशेंट सफर ना हो, हमारी फैमिली सफर ना हो। हमारे जो डॉक्टर्स के लिए 14 पैकेज अनाउंस किया जाए। तो महबूब साहब, अब ज़ाहिर है आप लोगों ने गवर्नमेंट से रब्ता किया, गवर्नमेंट से आप लोगों की बात भी हुई, क्या बात हुई, क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, उन पर फिर अमल दरामद नहीं हुआ जो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची? आज तक सिंध गवर्नमेंट ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। हमने डिमांड उसको मीडिया के थ्रू चार्ट ऑफ डिमांड हमने रिसीव भी ले ली, उनको जमा कराई ऑफिस में, और अभी तक उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। ठीक है, चलें साथ ही रहिएगा मेरे, जरा पीजे मीर साहब से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। मीर साहब, अब ये सूरत हाल आप देखें, इनकी जो डिमांड है, इन्हें सिर्फ वो इक्विपमेंट चाहिए जिसके ज़रिए ये मरीज़ों का इलाज कर सकें। इनके इस मुतालबे में कहाँ कोई नाजायज़ मुतालबा शामिल है जो हुकूमत इनके मुतालबे पर कान नहीं धर रही, इनसे बात नहीं कर रही, इनसे मुज़ाकरात नहीं कर रही? कैसी सूरत हाल है ये? देखिए, ये जो सूरत हाल आज हम देख रहे हैं, ये जो स्पाइक आ गई है ईद के बाद, ये ब्रिटेन में, लंदन में शुरू हो गई थी, और हेल्थ वर्कर्स वहाँ काफ़ी इफ़ेक्टेड हैं। काफ़ी पाकिस्तानी डॉक्टर्स बेचारे मर गए, काफ़ी इंडियनस और दीगर और लोग मर गए। क्यों? क्योंकि बरतानिया के अंदर भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं थी इस वर्कर्स के लिए, बिकॉज ये एक नई एक एपिडेमिक है आपके सामने। पाकिस्तान जो कि बहुत ही पीछे, बिल्कुल इल प्रिपेयर्ड, अब उसके साथ आ गए, और आपके यहाँ भी काफ़ी आप कह लो कि डेथ्स हुई हैं आपके ये इमरजेंसी वर्कर्स की। तो येस, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, बट ऑन द वन हैंड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ऑन द अदर हैंड आप स्ट्राइक ना करें, बिकॉज देखें जब आप स्ट्राइक करेंगे उसमें आप, और मैं समझता हूँ कि जो बच सकता है वो भी अल्लाह के हाथ चला जाएगा। सो हमें इस पे बिल्कुल इनकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरी करनी चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी इनकी बात से मुझे पता चली है कि इनकी कोई कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट के साथ, सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो दिस इज़ अ फेलियर, because the Sindh government officials should be coming and talking to these people, because ये frontline workers हैं, emergency workers हैं, जो कि first hand इन ये जो मरीज़ हैं इनका इलाज कर रहे हैं। So I think there's a communication block, इसको हमें हटाना चाहिए। I'm sure चीफ मिनिस्टर हमारे बड़े अच्छे हैं वहाँ, मुराद अली शाह is a good man, but at the end of the day good man doesn't mean कि he's a good man। तो हमें चाहिए द गुड मैन हैज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफिशियल्स जो कि इनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। सो ये कम्युनिकेशन एक तो एक बहाल करें, और दूसरा इनकी जो डिमांड्स हैं दे वेरी मच इन द राइट, इनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। क्यों? अगर ये चले गए तो फिर इलाज कौन करेगा? मुझे आप ये बता दो अबरार। ठीक है, तो महबूब साहब, डॉक्टर महबूब साहब ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत का रवैया है, ये सिर्फ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ, यानी आप लोगों के साथ है, ये जो दीगर एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या यंग डॉक्टर्स वगैरह, उनके साथ भी हुकूमत का यही रवैया है? हमारा जो सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल हम गैर सियासी हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल उसका इन्फ्लुएंस नहीं है, ना हमारी कोई जाती दुश्मनी है। हम चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें, मिलजुल कर एसओपीज बनाएं, और ये जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस बनाया है वो हमने लास्ट वीक बनाया था, क्योंकि उनका हम डॉक्टर से भी यही रवैया है, पैरामेडिकल से भी यही रवैया है, इससे भी यही है, क्योंकि तभी हमने मिलजुल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है। सब तमाम जितनी भी एसोसिएशंस हैं मेडिकल वर्कर्स की, उन तमाम लोगों के साथ, उन तमाम वर्कर्स के साथ हुकूमत सिंध का यही रवैया, आप ये कह रहे हैं, या ये सिर्फ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मेंबर्स के साथ यही रवैया है? तभी हम मिलजुल के हमने एक ही प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि हमारे मसले हल किए जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी फैमिली सफर हो, पेशेंट सफर हो। हमने पेशेंट्स के लिए भी यही कहा है कि इन्होंने जो लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पेशेंट्स के लिए मॉनिटरिंग डेस्क टेबल मुहैया किए जाएंगे हर हॉस्पिटल में। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सही जगह मुंतकिल किया जाए, और पेशेंट्स के लिए कोई इन्होंने कोई रायमल नहीं बनाया। ठीक है, और डॉक्टर्स के लिए सब मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, सिर्फ ओपीडीज का है, इमरजेंसी सर्विसेज और दीगर आईसीयू सर्विसेज वगैरह आप प्रोवाइड करते रहेंगे, यही कहना है आपका? जी, हम यही चाहते हैं, हमारे पेशेंट्स को हम सफर नहीं होने देंगे। हम इमरजेंसी में उनको ट्रीट करेंगे, आइसोलेशन में ड्यूटी करेंगे, आईसीयू में बैठेंगे, ओटी में बैठेंगे। चलिए, तो बड़ा अच्छा आपका जज्बा है कि मुतालबात तो रख रहे हैं लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ रहे। हाँ, ओपीडीज में आप लोगों ने बाइकआउट जरूर किया ताकि आप लोगों के मुतालबात हुकूमत सुने और आपको रिस्पॉन्ड भी करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब साहब, चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस हमारे साथ मौजूद थे। पीजे मीर साहब हमारे साथ आगे भी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद कुछ मजीद मौजूदात पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब कुछ पाक भारत कशीदगी की बात करेंगे। भारत ने गुज़िश्ता रात एक बार फिर जंदरूट सेक्टर पर फायरिंग की। इस बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 4 शहरी ज़ख्मी हुए, 2 ख़वातीन और 2 बच्चे इनमें शामिल हैं। शहरी आबादी को एक बार फिर भारत की जानिब से निशाना बनाया गया। और अगर गुज़िश्ता चंद माह की बात कर लें तो 1296 मरतबा भारत ये खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, जिसमें अब तक जिन पाकिस्तानियों ने शहादत पाई है उनकी तादाद 7 है, जबकि 98 इन हमलों में शदीद ज़ख्मी भी हुए। भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा में तलब किया गया और इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन ये सूरत हाल मुस्तकिल बुनियादों पर चलती आ रही है। वक्फों से भारत की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। क्या सोच है भारत की, क्या जहनीत है और मोदी की हुकूमत करना क्या चाहती है, खित्ते के अमन को क्यों तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं। पीजे मीर साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार तो मौजूद हैं ही। तो हारिस साहब, ये भारत वक्तन फ़वक्तन इस सरहदी खिलाफ वर्जी करता रहता है, अमन को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है। अभी वो अमित शाह का बयान भी सामने था कि वो किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स और हवाई हमलों की बातें कर रहे थे। ये क्या करना चाह रहा है भारत? नरेंद्र मोदी की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है? ये शिद्दत आती जा रही है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हमारे सामने ही है और फिर पाकिस्तानी सरहदी इलाकों में भी इस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। देखिए, इस वक्त बात ये है कि जो इस वक्त दुनिया में जो 5 का हारिस साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे ये सवाल दोहराते हैं, फिर आप अपना जवाब। साहब, ये सवाल आपकी तरफ पे लेकर आता हूँ। जो मुस्तकिल बुनियादों पर भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी की जाती है, कभी हमारे शहरी ज़ख्मी होते हैं, कभी अपनी जान से भी चले जाते हैं, ज़ाहिर है हमारी फ़ौज भी मुँह तोड़ जवाब देती है, लेकिन ये सब करके क्या हासिल करना चाह रहा है भारत? देखिए, बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने कभी पाकिस्तान को रियलिटी एक्चुअली नहीं समझा। डिप्लोमेटिकली और कल्चरली इस तरह की बड़ी बातें तो हो जाती हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उनका एक पार्ट ऑफ देयर टेरेन वो डायसेक्ट हो गई हुई है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हमारी प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ एक कश्मीर के मसले पे है, एक पानी के मसले पे है। पानी का मसला आएगा पाकिस्तान में। आज आपको बता रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान केयरफुल नहीं होता, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जंग होगी। ये होगी, इसको आप कभी इधर उधर ना रखें, ये होगी। क्योंकि जब उन्होंने पानी बंद कर दिया, तो जिस तरह आज हम वो कोरोना की बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हो ना हो, अगर होगा तो लोग मर जाएंगे, यही बात होगा। लॉकडाउन पानी का होगा, लोग यहाँ मर जाएंगे। हम 85% एग्रीकल्चर हैं इस खित्ते के अंदर। आपके पास जब फसलों के लिए पानी नहीं होगा, व्हाट विल यू डू? सो द अल्टरनेटिव इज आइदर नेगोशिएशंस और अ कन्फ्रंटेशन। अल्लाह ना करे कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन अगर वो अनरीजनेबल होते हैं तो फिर एक कन्फ्रंटेशन बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि एक वायबल एक वे हमारे लिए बनेगा। लेकिन बात आती है कि ये क्यों कर रहे हैं। ये बार बार कभी भिंबर ले लें, कभी इधर ले लें, अपना नख्याल में ले लें, हर जगह ले लें। ये व्हाई आर दे डूइंग इट? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने लोगों के सामने शर्मिंदा है। इनके साथ एक तो चाइनीज़ ने जो कर दिया है, ये अपना मुंह कहीं दिखा नहीं सकते। और अभी शुक्र करे कि चाइनीज़ आगे नहीं आए, सिर्फ 40 स्क्वायर मील के अंदर ही वो सारा वो जो मसला हुआ है। अब बात आती है, इनके पास इंडिजिनस मूवमेंट्स पड़ी हुई हैं, ये उनको भी शायद एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं कि हम ये कर दें। तो पीजे मीर साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत इस कशीदगी की। जो 5 अगस्त वाला इकदाम था जो भारत की जानिब से उठाया गया, उसके बाद दुनिया भर में भारत की मजम्मत की गई उस इकदाम को लेकर। पाकिस्तान ने भी हर फोरम पर भारत को बेनकाब किया, लेकिन ये कार्रवाइयों का सिलसिला रुका नहीं है। क्या बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी इतनी बेबस हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सालसी की पेशकश की, इनडायरेक्टली शायद भारत को रोकने की भी कोशिश की हो, लेकिन कहीं कोई अमली कदम ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इस कशीदगी में कहीं कम आए, सूरत हाल बेहतर हो। ऐसा क्यों है? देखिए अरबाब, बात यह है कि अब आपने कहा कि हमने यहाँ मजम्मत की है, हम यहाँ 10,000 दफ़ा मजम्मत कर दें, हमें कौन नोटिस लेता है? हमने शोर मचाया कि देखो वहाँ कश्मीर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, किसने क्या नोटिस किया। हमने बताया कि मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई हैं, हमने बताया आपने छर्रों से इनको मारा है, हमने बताया आपने इनके जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको आपने बेनेट्स मारे हैं, तस्वीरें पड़ी हैं। हमने कश्मीर सेंटर्स ब्रसल्स में, लंदन में, वाशिंगटन में, सब में बताया। वहाँ लोगों ने नोटिस लिया, आपने अपने जो अनऑफिशियल एम्बेसीज थी उनको बंद किया, लोग वहीं का वहीं ठंड पड़ गए।
मुझे याद है कि कश्मीर के ऊपर 42 से 44 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट यूज्ड टू कम एंड लिसन टू कश्मीर प्रॉब्लम, लेकिन आज कौन है? कश्मीर की प्रॉब्लम कोई नहीं सुनता है। हम यहाँ मजम्मत करते हैं, अपने टेलीविजन पे टॉक शोज कर देते हैं, इमोशंस अपने दिखा देते हैं, बट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट इन वाशिंगटन, वी हैव टू गो आउट इन लंदन और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर अब, और वहाँ अपना केस प्लीड करें, क्योंकि आपने प्लीड करना केस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। आप वैसे करो, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अमली इक़दाम पे मीर साहब आप सजेस्ट करना है, ज़ाहिर उठाने होंगे और बड़ी जल्दी उठाने होंगे। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, अब ये सोच कहाँ लेकर जाएगी इस खत्ते के अमन को? ये नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की ये कार्रवाइयाँ रुक नहीं रही हैं। पाकिस्तान बार बार अमन पसंदी का पैगाम देता है, ज़ाहिर है, लेकिन जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को भी करनी पड़ती है। ये एहतजाज, ये मरासले कब तक हम थमाते रहेंगे? कब अमली इक़दाम का वक्त आएगा? क्या समझते हैं आप? देखिए अरबाब, प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुका है, दलदल में फंस गया है। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में कब्जा किया, 370 को रिवोक करके और फिर 35A को खत्म किया, और अब तकरीबन 10 महीने हो गए लॉकडाउन किया हुआ है। कश्मीरी वहाँ बुरहान बानी हज़ारों की तादाद में पैदा हो गए हैं जो इनको मार रहे हैं। फिर सिटीजन अमेंडमेंट CAA जो उन्होंने किया, ख़त्म किया, उसकी वजह से वहाँ पर सारे माइनॉरिटीज़ खड़ी हो गई हैं। फिर इस चाइना में जो इन्होंने अभी हरकत की थी कि वहाँ पर इन्होंने टुक्स उतार दिया दौलत बेग पे, और वहाँ मकसद ये था कि CPEC को वहाँ पर एक डिस्टर्ब करें, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को। चाइना ने ओवर रिएक्ट, बिल्कुल टाइम पर रिएक्ट किया और इनकी वो कुट लगाई है, और उसके बाद 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उन्होंने इसका कब्जा कर लिया। ये रो रहे हैं, अभी इन्होंने मुलाकात भी की है, इनका 3 स्टार गया था, उनका 2 स्टार आया था, फिर भी उन्होंने कहा जी हम इस एरिया में नहीं है, हमारा ये एरिया है, डायलम एक्चुअली कंट्रोल है, हमने अपना एरिया ले लिया। अभी भी उनका 40 किलोमीटर पे और क्लेम है। उसके बाद उन्होंने छुपाने की कोशिश की इंडिया में फिर लोगों को पता चल गया, इनको इतनी खिफत, इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसके बाद यूएस के आपने देखा होगा रीजन फ्रीडम के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, उस पर उन्होंने बहुत बुरा भला कहा है, इंडिया दुनिया में आइसोलेट हो गया है, इनके अवाम का जिद्दा बीजेपी के ऊपर से तमाद उठ गया है। लेकिन हर सब जो कार्रवाइयाँ जिस तरह की कर रहे हैं, एक साल में ये तकरीबन 1300 के करीब इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन कार्रवाइयों को कैसे रोका जाए, इसके लिए क्या अमली इक़दाम उठाए जाएं? देखिए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर बताया, और 27 फरवरी को इंसिडेंट किया था, वो भी यही था कि ये फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं, अपने अवाम के अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई शरारत हो रही है, जो कि हमने वार्न भी किया है, प्राइम मिनिस्टर ने किया है, चीफ आर्मी स्टाफ ने किया है, और जहाँ तक बताया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी अमन की कोशिश को हमारी कमजोरी मत समझें, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 27 फरवरी इनको याद भी है। सो अपने अवाम की अटेंशन डिमांड की इस तरह की हरकत करना चाहते हैं। हमने एक साल में तकरीबन 8 ड्रोन इनके गिराए हैं, जो कॉप्टर हैं वो इनके गिराए हैं, उसकी हर किस्म की शरारत कर रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान को इसको लेवल को रेज करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में दोबारा बड़े स्ट्रिक्ट लेटर लिखना चाहिए, और हमारे फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन मिनिस्टर को दुनिया में जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी बनती है कि यूनाइटेड नेशंस का रुख करे। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, वक्त की चूंकि कमी है, आपसे इजाजत। और पीजे मीर साहब भी पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। मीर साहब का भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।